हेलो डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का पार्ट थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ये पेपर पढ़ाया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ई टीचर को। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसके पहले 2 लेक्चर बन चुके हैं, उन दोनों लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज के कंटेंट्स क्या है इस लेक्चर के। तो इसका कंटेंट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए आर्ट और एज ए साइंस। तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस मानना चाहिए या आर्ट्स मानना चाहिए, या ये दोनों का ये मिश्रण है? तो इसके लिए 2 प्रकार के ग्रुप बने हुए हैं। दोनों के अलग-अलग व्यूज़ हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस ग्रुप में डालना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा-सा और डिस्कस करेंगे कि सोशल साइंसेज़ में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो खुद को साइंस बताते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन पे अभी तक ये डिबेट चल रही है, क्या इनको एज ए साइंस मानना चाहिए और नहीं मानना चाहिए। इसी प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी अभी कुछ डिबेट है, डिस्कशन चल रही है, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि दिस इज एज ए साइंस, और दूसरे ग्रुप में बोलते हैं कि इसको एज ए आर्ट ही माना जाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में साइंस है क्या, किस सब्जेक्ट को हम साइंस मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। तो साइंस की डेफिनेशन ये है कि जब हम किसी चीज की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, किसी स्ट्रक्चर की या किसी बिहेवियर की, उसकी फिजिकल या नेचर वर्ल्ड की हम स्टडी करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, देख के या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी लेबोरेटरी में, तो उसको बोलते हैं साइंस। अब सिस्टमेटिकल मतलब किसी चीज को पहले पढ़ने से पहले, किसी चीज को जानने से पहले उसका एक मेथड होगा, एक विधि होगी, और उसी प्रकार से उसको स्टडी हम इंडिया में भी करेंगे, उसको स्टडी हम किसी दूसरे देश में भी करेंगे, और उसी स्टडी के आधार, उसी सिस्टमेटिकल मेथड के हिसाब से उसका जो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो इस प्रकार से अगर कहीं होता है इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन होती है या कोई स्टडी करते हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए साइंस। तो साइंस मतलब सिस्टमेटिकल स्टडी जो बिल्ड करती है और ऑर्गेनाइज करती है नॉलेज को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन अबाउट द यूनिवर्स। देखो इस लाइन में बोलता है कि साइंस मतलब सिस्टमेटिक, किसी एक विधि के साथ, किसी एक तरीके के साथ, किसी मेथड के साथ किसी भी चीज की स्टडी करना कहीं भी, और इस प्रकार से उसकी स्टडी करना कि हर स्टडी के बाद हम उसके बारे में कुछ नई चीज़ सीखते हैं, कुछ नई थ्योरी बनती है, और उस थ्योरी को हम टेस्ट कर सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं या किसी यूएसए की बात करें या किसी भी देश में जाके जब उसको टेस्ट करेंगे उस थ्योरी को, जो थ्योरी लोगों के डोमेन में आ जाती है, तो इस प्रकार से जब हम उस थ्योरी की वजह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ, अगर इस थ्योरी ये चीज़ ऐसी हुई तो इसका आने वाले समय में कैसा होगा। तो इस प्रकार की जब स्टडी होती है तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी, या दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए साइंस। कहने का अर्थ है कि अगर जब सिस्टमेटिक स्टडी कैसे कि पहले स्टार्टिंग में जब हम यूनिवर्स के बारे में जानने लगे, तो सबसे बड़ा जैसे एलिमेंट की जो सबसे छोटा पार्ट, अगर उसका अध्ययन करने लगे तो हमें पता लगे कि एटम सबसे छोटा है। फिर उसके बाद पता चला कि हमने स्टडी की कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। तो धीरे धीरे हम उसके बाद उसके जानने लगे, और इस प्रकार से अगर एटम की स्टडी हम किसी भी देश में करें, इस यूनिवर्स में कहीं भी करें, तो वो हमेशा सेम रहेगा। तो वो क्यों? क्योंकि साइंटिफिक स्टडी में सेम मेथड, सेम फार्मूले यूज होंगे और उसका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, जिसकी प्रेडिक्शन भी सेम होगी। तो इसी प्रकार से उसको कहीं भी टेस्ट भी किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं साइंस। लेकिन अब आप बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए साइंस मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो ये एक ग्रुप है जो बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉट एज ए साइंस। अब ये साइंस क्यों नहीं मानता है? वो बोलता है कि जिस प्रकार से साइंस बोलती है कि साइंस में एग्जैक्टनेस होगी, सहीपन होगा। जो अगर एक एक्सपेरिमेंट हम किसी एक राज्य में कर रहे हैं, किसी एक देश में कर रहे हैं, तो दूसरे राज्य दूसरे देश में भी सेम होगा। लेकिन इन केस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सही नहीं है, ये इस प्रकार से एग्जैक्ट नहीं है। अगर आप स्पैन ऑफ कंट्रोल की एक जो एडमिनिस्ट्रेटर वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, तो किसी देश में उसकी संख्या अलग है और किसी देश में अलग है, और एक इंसान 10 को कर सकता है और दूसरे इंसान सिर्फ 8 को ही कर सकता है। तो इसके जितने भी फार्मूले या जो प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टनेस नहीं है, वो सही जगह पे एक ही स्थान पे सही तरीके से प्रयोग में नहीं आ सकते। तो थोड़ा यहाँ पे अभाव है इस चीज का। तो ये ग्रुप वाले बोलते हैं कि इसका एक लैक है, एक कमी है। दूसरा पॉइंट आ गया इसकी, जो इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, वो है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता नहीं है।
वही जो बात मैंने बोली थी कि अगर पोस्ट कॉप जैसे जो थ्योरी दी हुई है लूथर गुलिक ने, उसने बोला कि पहले हमने प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है। तो कुछ लोग बोलते हैं ठीक है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ही कर लेंगे और स्टाफ को हटा देंगे कि स्टाफ अपने हिसाब से कर लेंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं स्टाफ के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, फिर डायरेक्टिंग होनी चाहिए, कमांडिंग होनी चाहिए। तो ये जो पूरा पोस्ट कॉप इवन दिया है लूथर गुलिक ने, तो उस हिसाब से उसने तो बोला है कि पूरे यूनिवर्सल वे में इसका एप्लीकेशन है। लेकिन ये भी हर जगह पे अप्लाई नहीं होता, इन्फॉर्म नहीं होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है इसमें। तो ये इसका भाव है, तो इस आधार से बोलते हैं कि ये दिस इज नॉट एज ए साइंस। तो उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, साइंस बोलता है कि साइंस का एक्सपेरिमेंट किसी लेबोरेटरी में होगा और जहाँ पे सारे जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होंगे जो एक्सपेरिमेंट को रोकने की कोशिश करेंगे या उसमें बाधा डालेंगे या उसको खराब करेंगे, उन सारे जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। लेकिन तो अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स जो भी हमने बनाए हैं, जैसे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, डायरेक्टिंग हो, इसके अलावा जितने भी प्रिंसिपल बनाए तो उनको हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते किसमें, लेबोरेटरी में। ठीक है, तो ये दिस इज आल्सो ए लैकनेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कि यूनिवर्सल जो एप्लीकेशन है इनको हम अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने पहले बोला जब अब एग्जैक्टनेस नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते इन पे प्रिंसिपल पे, तो उनको हम अप्लाई भी नहीं कर सकते हर जगह। तो ये इसकी कमी है जिस आधार से बोलते हैं कि ये दिस इज नॉट ए साइंस। उसके बाद लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो जैसे हम साइंस में बात करें तो साइंस में जो थ्योरी होती है, जो नॉलेज है, वो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर सिस्टमेटिकल स्टडी की थोड़ा अभाव है, ऑर्गेनाइज थ्योरी का अभाव है, तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसका एक कारण है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो थ्योरी है वो अलग अलग कंट्री में अपने हिसाब से निकली है। कोई डेवलप कंट्री में अपने हिसाब से प्रिंसिपल बना रहा है और अंडर डेवलपिंग अपने हिसाब से और डेवलपिंग अपने हिसाब से। तो ऑर्गेनाइज थ्योरी नहीं मान सकते हम इसको। उसके बाद है नो कोऑपरेशन ऑफ लॉ एंड कॉज इफेक्ट। देखो लॉ एंड कॉज का एक इफेक्ट होता है, जैसे कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी चीज को पिघलाने के लिए, तो इतना जल्दी ही वो चीज पिघलेगी। तो ये लॉ लॉ मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका कॉज कॉज क्या होगा, वो कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा। कॉज है कि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इफेक्ट क्या है कि टेम्परेचर से वो चीज जल्दी पिघली। जैसे किसी बकेट में आप पानी डालते जाओगे, ठीक है, दैट इज कॉज। और अगर उसका इफेक्ट क्या होगा कि पानी जब वो भर जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो ये होता है रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन इस प्रकार का क्लियर कट रिलेशनशिप जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफाइंड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़े, स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रबंधक को कितने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। तो कहने का अर्थ है कि जितना एक इंसान अगर 10 को कर सकता है, तो इसका मतलब है कि जितना कम करेंगे तो लोगों को कम रखेंगे उसके पास, तो वो अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसा हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अगर एक कहीं पे अगर एक इंसान 10 को कंट्रोल कर रहा है और उसको कम करके 6 भी पहुंचाएगा तो सेम प्रकार से कंट्रोल कर पाएगा। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, जिससे हम इसको साइंस नहीं मानते हैं। दूसरा, डोमिनेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखो ह्यूमन बिहेवियर डाइवर्सिटी मानता है, ह्यूमन बिहेवियर में देखो विभिन्नताएं हैं। तो इस पूरे स्टडी में, पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन बिहेवियर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है। जैसे कि आगे बिहेवियरिज्म पढ़ेंगे जिसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला है, उसमें ये बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर डिफरेंट है। तो डिफरेंट करने के बाद इसका स्टडी करना मुश्किल है। अब हम इसमें एक ऑर्गेनाइज थ्योरी या एक एग्जैक्ट थ्योरी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में डाइवर्सिटी है, तो उस थ्योरी में भी डाइवर्सिटी रहेगी। तो थ्योरी में डाइवर्सिटी रहेगी तो उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से बहुत सारी ये कमियां दी है। इस कमी के आधार से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो बोलते हैं कि दिस इज नॉट एज ए साइंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अब एक ग्रुप दूसरा है, वो बोलता है कि जिन लोगों ने अभी ये बताया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एज ए साइंस, वो इसलिए बोला है कि उन लोगों ने जो साइंस की जो एक डेफिनेशन है वो बहुत नैरो नैरो डेफिनेशन, उनने उनका एक नैरो व्यू बना के रखा हुआ है। इस आधार से तो किसी भी सब्जेक्ट को, इनका कहना करता है कि किसी सब्जेक्ट को हम साइंस नहीं बता सकते। इवन हम बॉटनी, जोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री भी बोलें तो उसको भी साइंस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा विभिन्नताएँ हमेशा रहेगी। इस आधार पे सिर्फ़ प्योर साइंस तो फिज़िक्स ही हो सकती है। तो अब इन लोगों के आधार से जो ये व्यू लिया गया है, दैट इज़ नैरो व्यू। वो बहुत ही संकीर्ण सोच के या दृष्टिकोण है किसी साइंस को मानने का। तो ये वाले ग्रुप वाले लोग बोलते हैं कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ आल्सो साइंस, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साइंस में मिलनी चाहिए, वो मिलती है। फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस में किसी काम को करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, और उस काम को करने के लिए इसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक मेथड है। जैसे कि आपने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थियरिस्ट बोलते हैं कि किसी भी काम को चलाने, किसी पॉलिसी को इनिशिएट करने के लिए पोस्ट कॉप वाली थ्योरी को हमने स्टार्ट करना है कि ठीक है, पहले प्लान करेंगे, सोचेंगे, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि क्या क्या मैन और मटेरियल लगेंगे, फिर उसके लिए स्टाफ करेंगे, फिर उसमें डायरेक्शन किस प्रकार से होगी, कंट्रोलिंग कैसी होगी, कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, रिपोर्टिंग कैसी होगी, बजटिंग कैसी होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें भी साइंटिफिक मेथड्स हैं, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए साइंस सब्जेक्ट। उसके बाद फेयरली डिपेंडेबल प्रिंसिपल बोलते हैं, देखो हम पूरे जिस प्रकार से प्योर साइंस में जिसके प्रिंसिपल वैसे नहीं है, लेकिन इन प्रिंसिपल पे हम डिपेंड रह सकते हैं, इन पे हम विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना है तो पहले तो पॉलिसी बनानी पड़ती है। हाँ, पॉलिसी बनती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन भी बनता है, फिर उसमें बजटिंग भी होती है, रिपोर्टिंग भी होती है। ये सारे जो थीम है, जो मेथड्स हैं, स्किल्स हैं, इनके हिसाब से अगर चलेंगे तो आपकी जो पॉलिसी वो अच्छे से चल सकती है। ऐसे नहीं बोल सकती कि वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगी या उसका कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, अगर उस स्ट्रक्चर को, एक जनरल स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो सक्सेस की ओर बढ़ेगा ही, और आपके जो रिजल्ट हैं, जो ऑब्जेक्टिव, वो फुलफिल होंगे ही होंगे। तो इन पे हम डिपेंड कर सकते हैं, इन पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं कि जिस प्रकार से साइंस में एक कंटिन्यूअस, एक स्टेप बाय स्टेप एक थ्योरी बिल्डिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो नॉलेज जो गैदर होता है, इस प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी धीरे धीरे कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ, डेवलपमेंट के साथ इसकी थ्योरी बन रही है, इसके रिजल्ट बन रहे हैं। जैसे कि पहले के समय में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं था, उसके बाद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आया, उसके बाद प्रिंसिपल्स आ गए। तो धीरे धीरे इसकी भी जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसको साइंस बोल सकते हैं। उसके बाद प्रिडिक्शन इज पॉसिबल। तो प्रिडिक्शन देखो, जैसे साइंस में है वैसे इस प्रकार से यहाँ से भी हो सकता है। क्यों? अगर आपने किसी पॉलिसी के बारे में बताया कि मेरा इस पॉलिसी में हमने इतना पैसा का खर्च करना है या इतने लोग लगाने हैं, तो उस आधार से आप बता सकते हैं कि उन लोगों को उस काम में लगा सकते हैं, और उस प्रकार का रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं। कि आपको पता है कि मुझे इस कार्य को करने के लिए 10 लोग चाहिए, और वो पॉसिबल है, और उस 10 लोगों को कितना कार्य कर सकते हैं, उनकी क्षमता कितनी है, तो ये आप प्रिडिक्शन इसमें भी कर सकते हो। उसके बाद स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल। देखो, हमने पहले बोला था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी दो प्रकार से, एज एक्टिविटी, दैट इज प्रैक्टिकल पार्ट, जैसे एग्जीक्यूशन पार्ट है। तो जब एग्जीक्यूशन पार्ट वाले पे हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज पे बात कर रहे हैं, तो उस आधार पे हम बोल सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो है साइंस। उसके बाद लॉ एंड कॉज एंड इफेक्ट ये बताता है। देखो, लॉ एंड कॉज इफेक्ट मतलब, अगर हम किसी पॉलिसी में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, ज़्यादा लोग काम में लगा रहे हैं, तो उसका ऑब्वियस है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, वो काम जल्दी होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप यहाँ पे भी माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से जो नैरो अप्रोच वाले हैं, जो प्योर साइंस समझते हैं दूसरे सब्जेक्ट को, उस हिसाब से कॉज एंड इफेक्ट में सिर्फ का जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ हमेशा प्योर साइंस में ही आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पाया जाता है, कि अगर हम ज़्यादा लोग लगाएंगे तो ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा काम होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ भी माना जाता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं है जैसे प्योर साइंस में। तो अगर प्योर साइंस वाली डेफिनेशन अगर हम मानते हैं, तो इस प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट जो है वो साइंस के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये सारे ग्रुप के लोग थे जो मानते हैं इन पॉइंट्स के आधार से कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो है साइंस। तो एक ग्रुप और है जो बोलता है कि पब्लिक एडमिशन एक आर्ट सब्जेक्ट है। तो आर्ट का मतलब कि आर्ट साधारण रूप से एक ऐसी कला, एक स्किल जो किसी इंसान में एट द टाइम बर्थ होती है, और उसके बाद वो उसको डेवलप करता है, इनोवेट करता है, उसको एक्सप्लोर करता है, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर बनती है। तो आर्ट का मतलब ही है। तो आर्ट देखो, सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन इयान ग्लेडन ने बोली कि आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू रियल लाइफ। तो मैं जैसे कि मैंने कहा कि हमारे देश में, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, उसमें एक आर्ट थी कि क्रिकेट खेलने की, तो उसने उस पर ध्यान दिया और उसको एक्सप्लोर किया, तो वो चीज़ बेहतर बन गई। क्यों? पहले उनको स्टार्टिंग में नहीं बोल सकते कि वो जैसे कि बाद में बने तो वैसे ही पहले थे, लेकिन उन्होंने, वो एक गुण उनमें था, लेकिन उस गुण को उन्होंने अप्लाई किया, उसको सुधारा, इम्प्रूव किया, तो रियल लाइफ में वो ज़्यादा बेहतर बन गई। इस प्रकार से हम लता मंगेशकर की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, तो एक आर्ट मतलब गुण जो आपके बाय बर्थ आपके पास रहता है, लेकिन उस चीज़ को जब हम अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, तो वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, ग्रो हो जाता है। तो कहने का अर्थ है, ये वाले ग्रुप बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक आर्ट है, एक गुण है, जिसको धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे आप बार बार इसको काम में लाते हो, तो ये बेहतर होता जाता है। कहने का अर्थ है, देखो, बोलता, क्यों बोलते हैं इसको कि एक आर्ट है, एक गुण है, जिसको हम बेहतर कर सकते हैं? बोलते ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड मेथड। कहने का अर्थ है कि अगर हम आज का एडमिनिस्ट्रेशन
ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम या गवर्नेंस सिस्टम को कंपेयर करें पुराने के साथ, तो आज बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमने धीरे-धीरे जो पहले वाले मटेरियल, जो मेथड थे काम करने के, जो पॉलिसी बनाने का तरीका था, उसको चेंज किया, उसको इम्प्रूव किया। एक बार करने के बाद अपनी गलती ढूँढने के बाद उसको इम्प्रूव किया, उस मेथड को इम्प्रूव किया। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि हमने आर्ट को, अपने काम के तरीके को सुधारा। जैसे कि एक बच्चा लिखता है एक बारी, फिर उसके बाद दूसरी बार लिखता है, 10 बार लिखता है, तो धीरे-धीरे उसके जो हैंडराइटिंग हो अच्छा बनता जाता है, उसका बोलने का तरीका अच्छा बनता जाता है। तो दिस इज़ द you can say one of the point which advocate that the administration is as a art, और इसको हम धीरे-धीरे सुधार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट क्यों है? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस स्पेस को हम डेवलप करते हैं। देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जब वो नया जाता है तो उसको उतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे जब वो एक्सपीरियंस गैदर करता है, कोई मैनेजर अपने एक्सपीरियंस गैदर करता है, तो उस अनुभव के आधार से वो अपना काम करने का तरीका उसका बढ़ जाता है, कुशल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आर्ट दैट इज वी गैदर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड आवर एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट है चेंजेबिलिटी। चेंजेबिलिटी का मतलब देखिए, आप जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी पॉलिसी को लगाते हैं, किसी स्कीम को लगाते हैं, तो वो स्कीम अगर अच्छे से रिजल्ट्स नहीं देती है, वो अच्छे से एफिशिएंसी इकोनॉमी नहीं देती है, तो हम उसको चेंज करते हैं, उसके काम करने के तरीके को चेंज करते हैं, उसके स्किल्स को चेंज करते हैं, वहाँ के लोगों को चेंज करते हैं, उसमें जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको चेंज करते हैं। तो मतलब चेंज इसका पार्ट हो, तो चेंज मतलब आर्ट। जब चीज को चेंज करना, बेहतर करने के लिए, दैट इज आर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जब वो धीरे धीरे समय के साथ उनको बेहतर एक स्टेप से दूसरे स्टेप ले जाना, तो उनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा, नई चीजें सिखानी पड़ेगी। जब हम उन्हें लगातार ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो उनकी जो आर्ट है, जो काम करने का तरीका है, जो गुण है, वो बढ़ता जाता है, उनकी कुशलता बढ़ती जाती है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्किल, ये भी डिपेंड करता है। देखो, आर्ट और आर्ट भी डिपेंड करेगा इंसान और इंसान के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। किसी में जल्दी उस चीज को सीखने की एक कैलिबर होगा, एक क्षमता होगी, उसी प्रकार से किसी में कम होगी। तो आर्ट जो एक डिपेंड करता है, क्रिएटिविटी डिपेंड करती है इंसान पे। तो उसके बाद बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, देखो अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी चीज को, आर्ट को बढ़ाने के लिए वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट वो कैसा है, वो उस प्रकार का सपोर्ट उस इंसान को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे कि उसको जरूरत होती है। तो ये हर मैनेजमेंट के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, डिफेंस में, हॉस्पिटल में, जो उसका मैनेजमेंट है, जो उसकी स्किल और क्रिएटिविटी और आर्ट को बढ़ाएगा, उसके अंदर जो उसका ओवरऑल मैनेजमेंट जो प्रबंधन होगा। उसको बाद है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। देखो, आर्ट मतलब एक गुण आता है, तो ये तभी इम्प्रूव होता है, इम्प्रोवाइज्ड होता है, तभी सुधरता है, जब उस पर लगातार उस पर प्रैक्टिस की जाती है, जब उस पर उस चीज को बार बार किया जाता है, जब उसकी कमियों को सुधारा जाता है। तो देखो, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को आप दोबारा वन डेफिनेशन में हम बोलेंगे कि जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे समय बीत रहा है, हर साल एक नई चीज सीख रहे हैं, तो उस नई चीज को सीखना गवर्नेंस सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए, सर्विसेज को बेहतर देने के लिए, तो ये क्या है, आर्ट है। जैसे कि आज के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारा डिजिटलाइजेशन का प्रयोग किया कोविड के टाइम में, किस प्रकार से ऑफलाइन से सारा जो पढ़ाने का सिस्टम है ऑनलाइन हो चुका, डिजिटलाइज हो गया। तो ये एक आर्ट है जो हमने सीखा, जो हमने अपनाया। तो इस पूरे सिस्टम के आधार से, इस पूरे ग्रुप के आधार से, इस पॉइंट ऑफ व्यूज के आधार से हम बोल सकें कि एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट भी है। और साथ में जब इसमें चेंजेस लाते हैं, जब इसमें स्टडी करते हैं किसी मेथड के हिसाब से, किसी प्रिंसिपल के हिसाब से, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको साइंस। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक ऑन अंदर हैंड में साइंस भी है, और ये क्या, जब इसको इन स्किल्स को बढ़ाते जाते हैं, सुधारते जाते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि आर्ट है। ये दोनों का एक मिक्सचर है। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद अदर सब्जेक्ट, दैट इज पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ये टॉपिक आपने खुद पढ़ना है, किसी भी बुक को लिख के पढ़ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, और इसका कोरिलेशन बताइए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से कोरिलेट करता है दूसरे सोशल साइंसेज के साथ। तो इस टॉपिक में अगर किसी प्रकार को आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट या क्वेरीज आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो उसके बाद मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना लूँगा। तो अब हम बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जिसको बोला जाता है हिंदी में नवीन लोक प्रशासन। ये कॉन्सेप्ट है सर, आया हुआ है 1960s के टाइम। और ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, तो इसके हम इसको इंट्रोडक्शन वाइज, स्टेप बाय स्टेप इसके लिए आगे बढ़ते हैं।
तो क्या हुआ कि टाइम के साथ जैसे-जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पहले बात करते हैं कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया था तब पॉलिटिकल साइंस था, सिर्फ हम पॉलिसी मेकिंग पे काम कर रहे थे, उस पे ही बात कर रहे थे। तो उसके बाद हमें लगा कि हम सिर्फ बनाने वाले पे बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन वाले पे बात नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटी बात जो सब्जेक्ट है उस पे बात नहीं कर रहे हैं। तो उससे एक नया सब्जेक्ट आया जिसका नाम हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा कि देयर इज अ नीड टू मेक अ स्टडी ऑन द एग्जीक्यूशन, द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ ए पॉलिसी। उसके बाद धीरे-धीरे समय बीतता गया, जब 1960s में पहुंचे तो उस समय हमने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पुराना हो रहा था। उसका जो काम करने का तरीका भी पुराना हो रहा था, और वो जो जिस प्रकार से लोगों को सेवाएं मिलनी चाहिए थी, उस प्रकार से लोगों को सेवाएं नहीं मिल पा रही थी। तो उस चेंज को लाने के लिए जो एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो चेंज टाइम के साथ या लोगों के रिक्वायरमेंट के साथ, जो जब ट्रेडिशनल जो पुराना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसको चीजों को पूरा नहीं कर पाने लगा, तो तब हमने क्या एक चेंज की जरूरत हुई। तो उस चेंज के बाद क्या किया गया, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जो लोगों को जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, फुलफिल नहीं कर रहा, तो उससे हमने बदलने के लिए हमें एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत थी। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, तो उसको हमने नाम दिया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इमरजेंस हुआ, वो दो प्रकार के फैक्टर, उसके लिए दो कारण थे जो इन्वॉल्व हुए। पहला कि 1960s में क्या हुआ, एक वॉर हुई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और वियतनाम के बीच में, और जिसकी वजह से वहाँ का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था दोनों कंट्रीज का। और साथ में अमेरिका में एक मूवमेंट चला हुआ था, ब्लैक अमेरिकन मूवमेंट। आपने देखा कि जो गोरे लोग थे, जो काले लोग थे, उनसे बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे, चाहे वो रहने सहन में हो, सोसाइटी के अंदर हो, इवन जो पॉलिसी मेकर्स थे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, जो गवर्नेंस सिस्टम था, वो भी क्या करता था, ब्लैक के साथ जो होता है, कालों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करता था। और उस समय पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सिस्टम था डिस्टर्ब हो गया, वहाँ की जो पीस था वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। और उन्होंने जो ब्लैक थे उन्होंने क्या किया था, एक मूवमेंट, एक विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। और साथ में अर्बन रियोट्स की, जो शहर में जो लोग रहते थे, लोगों में जो अपॉर्चुनिटीज थी वो बराबर नहीं थी, और बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होने लगे लोगों के बीच में। जो रिलेशनशिप था वो अमिकेबल नहीं था, फ्रेंडली नहीं था। तो कैंपस अनरेस्ट, मतलब जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज थे जो वहाँ पे स्कॉलर्स थे, तो वहाँ पे भी अनरेस्ट हो गया लोगों में, जब देखा कि सोसाइटी के अंदर हमारे क्या क्या चीजें चल रही, लोग नाखुश हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, या जिस प्रकार से सरकार को लोगों के लिए काम करना चाहिए उस प्रकार से सरकार काम नहीं कर पा रही है। तो उससे हुआ, हमारे स्कॉलर जो ग्रुप था, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, एक अनरेस्ट सिचुएशन क्रिएट हो गया, और पॉलिटिकल वायलेंस हो गया। देखो किसी लोग की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हो, किसी की सुनाई हो रही है, किसी की नहीं हो रही। जब नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या हो जाता है, पॉलिटिकल वायलेंस। तो बहुत सारी चीजें 1960s में क्रिएट हुई, एक पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये था कि एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया, जो यंग जनरेशन के स्कॉलर थे, जो यंग जनरेशन थे या यंग जनरेशन के जो लोग थे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, तो उनमें क्या हुआ, एक फीलिंग आई कि हमारे देश में जो ना ही जॉब्स हैं, ना ही हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज हमें मिल रही है, नहीं हमारी जो समान प्रकार के अपॉर्चुनिटीज वो मिल पा रहे हैं। तो इससे ये दो प्रकार के सिचुएशन बन गए। एक तो ये दूसरा जो वियतनाम वार, ब्लैकों का मूवमेंट और पॉलिटिकल वायलेंस, और दूसरा जो यंग जनरेशन, जो जागरूक लोग, तो यंग लोग थे, वो चाहते थे कि हमारे सिस्टम के अंदर एक चेंज आना चाहिए। और उस चेंज ने जो बर्थ दिया, जो जन्म दिया, वो क्या दिया, नए कॉन्सेप्ट को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने जैसा देखी ये सारी कमियां आने के बाद, कि देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुराना हो चुका है, जो हमने एक नए कॉन्सेप्ट को हमने जन्म दिया था, ये भी पुराना हो चुका है, ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से इस चीज को फुलफिल करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हुआ। इस कॉन्सेप्ट का आजाद कब हुआ, जब मीनो ब्रूक कॉन्फ्रेंस हुई। एक मीनो ब्रूक कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसके चेयरमैन के अंडरशिप, डिवाइट वाल्डो के, ठीक है। और इस ही एक जो मीनो ब्रूक कॉन्फ्रेंस ने क्या एक नए कॉन्सेप्ट को बर्थ कर दिया, जिसका नाम था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आने से पहले ही कुछ स्टडीज या कुछ मेजर वर्क्स हो चुके थे, ताकि एक नया सिस्टम आए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जो पुराना प्रशासन है सिस्टम, उसके अंदर एक नया सिस्टम है, उसके लिए पहले से कुछ एक्टिविटीज या इनिशिएटिव ले लिए गए थे। जैसे कि हनी की एक रिपोर्ट थी हायर एजुकेशन में फॉर पब्लिक सर्विसेज के लिए 1967 यूएसए में, आपने रिपोर्ट को याद रखना है, बिग डेट। ये भी उसमें बहुत सी चीज़ों पर डिस्कस किया था। सिमिलरली अगर साफ और सीधे बातों में बोले कि जो हमारा पुराना काम करने का तरीका था उस पर बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, क्रिटिसिज्म हुई थी। उसके बाद फिलाडेल्फिया में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई, जो थ्योरी ऑन प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1967 में, इन द यूएसए। चेयरमैन जिसका थे जेम्स सी चार्ल्स वर्थ, आपने याद रखना है।
कॉन्फ्रेंस का नाम भी और इसके जो चेयरमैन उनका नाम भी। तो इसमें भी पुराना जो हमारा प्रशासन था उस पे क्रिटिसिज्म हुई थी। उसके बाद फिर पब्लिकेशन हुई। डिवाइड वर्ल्डो ने एक आर्टिकल जो पब्लिश किया जिसका नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इन 1968। तो ये सारे काम हो चुके थे, ये सारे काम एक ही चीज को दर्शा रहे थे, जो हमारा प्रशासन था जो पुराना, वो इस प्रकार से कार्य कर रहा था कि वो लोगों की जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहा था। जो पीस और जो हार्मनी एक स्टेट के अंदर होनी चाहिए, एक राज्य के अंदर होनी चाहिए, वो टूट रही थी। तो लोग क्या थे, नाखुश थे प्रेजेंट जो उस टाइम का जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का उससे। तो इसलिए क्या एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत थी जिसको हमने नाम दिया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म, जैसे मैंने कॉल किया, मीनोफ्रुक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी डिवाइड वर्ल्डो की चेयरमैन के अंतर्गत 1968 में। और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग जुड़े थे, लगभग 50 पॉलिटिकल थिंकर्स थे, ऑथर्स थे। और इसकी जो थीम थी, मेन थीम जो मैं यहाँ बताऊंगा कि मेन थीम 4 प्रकार से थी। अब इस चारों थीम को आपने याद रखना, बहुत बारी ये क्वेश्चन जो है आता है आपके नेट एग्जाम में, आपके सेट एग्जाम में, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस पूरे न्यू कॉन्फ्रेंस में जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जन्मदाता बना, इसमें 4 चीजों पर या 4 ऑब्जेक्टिव्स पे बात की। पहली बात की रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब किसी चीज का संबंध होना। मतलब सोसाइटी के अंदर जो लोग डिमांड कर रहे थे, संबंध कहने का अर्थ कि जो सरकार, हमारा प्रशासन था, वो कुछ और बना रहा था और लोगों को जरूरत कुछ और थी, उसमें कुछ रेलिवेंट नहीं थे, उन दोनों में कुछ संबंध नहीं था। तो ये पहला फैक्टर बना कि सरकार तो कुछ बना रही है लेकिन जरूरत कुछ और है। सरकार कुछ अपने ऑब्जेक्टिव से बना रही है लेकिन लोगों का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। तो क्या है, वहां पर रेलिवेंस नहीं था। पहला जो फैक्टर बना न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म लेने के लिए। और सेकंड बना वैल्यू ओरिएंटेशन। वैल्यू का मतलब है कि आपको किसी चीज के लिए आपकी एक वैल्यू अलग होगी, आपका मूल्य अलग होगा किसी इंसान के लिए दूसरा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक देश के अंदर हम बोलें कि डेवलपमेंट क्या है, तो उसके अलग अलग ग्रुप के आपके विचार हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी भी देश में, अगर हमारे देश में हेल्थ सिस्टम ठीक है, एजुकेशन ठीक है, लोगों की क्वालिटी लाइफ ठीक है, बेसिक फैसिलिटी मिल रही है, तो बोलेंगे कि वो हमारे वैल्यू करती है, वो हमारे लिए मूल्यवान है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हमारा डिफेंस सिस्टम ठीक होना चाहिए, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक होना चाहिए, हमारा दूसरे ग्रह में हमारा कोई डिवाइस जाना चाहिए, कोई ऐसा यंत्र पहुंचना चाहिए। तो हर चीज के, हर इंसान के अलग अलग तरीके हैं। उदाहरण के रूप में एक और आपको बात बताऊंगा कि अगर एक घर है किसी इंसान का, वो पुराना घर है, 100 साल पुराना है, उसके दादा पूर्वजों का घर है, तो एक इंसान बोलता है ठीक है मैं उसको बेच दूंगा और उससे कुछ पैसा कमा लूंगा या उसको तोड़ दूंगा, और कोई बोलता है कि नहीं मैं इसको नहीं तोड़ूंगा, इसको बना के रखूंगा। तो हर इंसान की किसी चीज के लिए वैल्यू अलग है। अब क्या हुआ था, जो सरकार थी, प्रशासन, वो लोगों की वैल्यू पे ध्यान नहीं दे रही थी कि किस इंसान के लिए कौन सी चीज वैल्यू करती है और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये नेक्स्ट स्टेप इस पे डिस्कस की गई थी कि वैल्यू के बारे में तो बात ही नहीं कर रही सरकार, तो अपने हिसाब से कर रही है जैसा उनको सही लग रहा है। नेक्स्ट है सोशल इक्विटी। मतलब समाज में समानता नहीं थी, किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी, चाहे वो बेसिक फैसिलिटीज की बात करें, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो हर जगह क्या था, डिस्क्रिमिनेशन थी, भेदभाव था, नेपोटिज्म था, फेवरेटिज्म था। तो एक इक्विटी, एक समानता वहां पे कमी थी वहां पे। उसके बाद चेंज। चेंज का मतलब कि सोसाइटी के अंदर जो 20 साल 50 साल पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था वो सेम वैसे चल रहा था, कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा था, सब कुछ चीजें स्टेगनेट हो गई थी, रुक के जैसी गई थी। तो ये इस पे एक चर्चा की गई। उसके बाद क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वही बात आती है कि रेलिवेंस और क्लाइंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का काफी हद तक सेम है कि आपकी सोसाइटी में आपके लोगों को क्या जरूरत है, आप उस पर बिना ध्यान दिए किसी भी पॉलिसी को बनाते जा रहे हो, वहां पे अलग प्रकार का पैसा खर्च करते जा रहे हो, अलग प्रकार की स्कीम चलाई जा रही हो। तो ये 4-5 पॉइंट थे यहाँ पे जिन्होंने बर्थ दिया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने बहुत सारा लोगों के दिमाग में क्वेश्चन डाले विचार करने के लिए कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार से नहीं बन सकता, क्या एक नया एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आ सकता जो इन सभी चीजों पर ध्यान दे। तो इन सभी चीजों से जो बर्थ हुआ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट मीनोब्रोक के कॉन्फ्रेंस के एग्जैक्टली 20 साल बाद 1988 में दूसरी मीनोब्रोक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके कुछ अलग ऑब्जेक्टिव, टारगेट या गोल बनाए गए, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल बना फर्स्ट यूरोप कॉन्फ्रेंस से। और इसमें बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जाए जो को हम प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं। तो जो पहला वाला था वो कॉन्फ्रेंटेशनल था, काफ़ी बेसिक्स या रेडिकल चीज़ों पे बात की जा रही थी, लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिकल था।
उसके बाद इसमें से जो जिन कंटेंट्स में या जिन चीज़ों पर फोकस किया गया वो था कि लीडरशिप को कैसे सुधारा जाए, इसको कैसे स्किल्ड किया जाए, टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर किया जाए, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को कैसे सुधारा की जाए और अपनी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको कैसे सुधारा जाए। उसके बाद नेक्स्ट था कि इट वाज ओरिएंटेड टुवर्ड द सोशल चेंज या सोशल बिहेवियरल चेंज। जो बिहेवियरल साइंस आई थी 1968 के टाइम या 60s के टाइम में बिहेवियरल साइंस की व्यवहारवादी इनफॉर्मल स्टडीज की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ साइंस के हिसाब से नहीं चला जा सकता। बिहेवियर लोगों के बीच में अपना एक रिलेशनशिप बनता है, मैनेजर के बीच में अपना रिलेशनशिप बनता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सुधारा जाए, तो इस चीज़ को अध्ययन करने के लिए, इस चीज़ पर स्टडी करने के लिए बिहेवियरल साइंस पे ज़्यादा जोर दिया गया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मीनिंगफुल कॉन्फ्रेंस में किया गया है कि हमने जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको लेस करना है। कम से कम लोगों को सिस्टम के अंदर रखना है, सिस्टम को प्राइवेटाइज करना है, ठीक है, और थर्ड पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम बनाना है। कह सकते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से हमने जो सिस्टम है गवर्नेंस सिस्टम उसको चलाना है। तो ये पहला स्टार्ट था एक नए सिस्टम की ओर, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ओल्ड सिस्टम को चेंज करके एक नए सिस्टम की ओर जाने की शुरुआत की सेकंड मीनोब्रो कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद एग्जैक्टली 20 साल के बाद फिर एक मीनोब्रो कॉन्फ्रेंस होती है, थर्ड मीनोब्रो कॉन्फ्रेंस, जो कि 2008 में होती है और जिसको ऑर्गेनाइज किया गया जाता है रोज मेरी ओलेरी द्वारा सायरक्यूज यूनिवर्सिटी में। और इस कॉन्फ्रेंस में भी किसी विशेष प्रकार का ऑब्जेक्टिव रखे होते हैं और ऑब्जेक्टिव को पाने का प्रयास किया जाता है, उन पर डिस्कस की जाती है। पहला है कि टू एक्सचेंज करंट नॉलेज एंड चैलेंज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहने का अर्थ जो करंट नॉलेज चल रहा है विभिन्न कंट्रीज में कंपेरेटिव तौर पे, उसको हमने यूटिलाइज करना है, उस नॉलेज को एक्सचेंज करना है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो करंट में क्या-क्या चैलेंज आ रही है, क्या-क्या मुश्किलें आ रही है, क्या-क्या चुनौतीज़ आ रही है और उनको कैसे सुधारा जाए, उनको कैसे रिज़ॉल्व किया जाए, इस पे डिस्कस किया उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट है कि डेवलप ए नेटवर्क टू सपोर्ट स्कॉलर फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया। देखो कहीं पे भी आइडियाज़ या स्टडीज़ कहाँ पे होती है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होती है, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे होती है। तो इस किस प्रकार से एक नेटवर्क बनाया जाए जहाँ पे स्कॉलर एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को चेंज कर सके, एक आइडिया को कोलैबोरेट करके किस प्रकार से बेहतर बना सके, तो इस पे ये चर्चा की गई। तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसका मेन गोल या मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, जो मैंने पहले डिस्कस किए थे कि पहले रेलिवेंस पे, संबंध पे, प्रासंगिकता पे ध्यान देना, वैल्यू पे ध्यान देना, समाज में समानता बनाना है, परिवर्तन करते रहना है और हमने ग्राहक को देखना है, क्लाइंट को देखना है जिसको हमने सर्विस देनी है। इसके अलावा कुछ और भी गोल्स थे जो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने दिए थे। इसमें से काफ़ी गोल इसने इस प्रकार से बताए हैं कि जो कि काफ़ी सिमिलर हैं जो इसके जनरल गोल जो हमने यहाँ पे बताए हैं। तो पहला बोलता है एम्फसाइज करना इनोवेशन एंड चेंज, ठीक है, सेम बोलता है जैसे हमने चेंज पहले बात की कि हमने नवाचार और चीज़ों को परिवर्तन करते रहना है। उसके बाद चेंज करना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया देने का जो प्रोसेस है वो चेंज होना चाहिए। जब पुराने के टाइम में अगर आप किसी चीज़ को बारे में कुछ डिमांड कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो तो वहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं आना एडमिनिस्ट्रेशन की ओर, तो इस सिस्टम को हम लोग को चेंज करना है और डायनामिज्म करना है हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, परिवर्तन करना, प्रशासनिक सुधार में गतिशीलता लाना है, सोशल इक्विटी लाना है, समाज में एकता लानी है, एटीट्यूड टुवर्ड वैल्यू, वैल्यू के बारे में जानना है। पहले भी हमने डिस्कस किया कि वैल्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रैशनैलिटी लानी है, बराबरी लानी है, या किसी चीज़ को करने के लिए हमें सोचना है, उसके पीछे हमें रीज़न होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज़ को हमें बढ़ाना होगा, चाहे हम कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या स्कूल्स की बात करें या रिसर्च की बात करें, तो जब तक हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सुधार नहीं पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, या मैनेजर या वर्कर के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, वर्कर एंड वर्कर के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, या बोल सकते हैं साधारण रूप से कि बिहेवियरल अप्रोच को हमें बढ़ाना पड़ेगा, बिहेवियरल साइंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स जो इन सारे हमने मनवीर ओवरऑल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की है और इसके आधार पे हमने जो एक नए कॉन्सेप्ट को नाम दिया, इसका नाम है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम करेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक ऐसा रेडिकल या महत्वपूर्ण रिफॉर्म आया है, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आफ्टर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लगभग 30 साल के बाद इस कॉन्सेप्ट को 90s में इंट्रोड्यूस किया गया, एक अपने गवर्नेंस सिस्टम को सुधारने के लिए। तो 90s के टाइम भारत में भी एक रिफॉर्म लाया गया था जिसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, और जिसमें 3 सिस्टम या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए।
जिसको बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो शुरुआत हुई या बर्थ बोलेंगे तब हुई जब री इन्वेंटिंग एक किताब, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, जो किताब पब्लिश की गई डेविड ओसबॉर्न और टेड गेबलर। ठीक है, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को अगर बोले जाए कि जैसे कि मैंने पहले बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक दूसरा जन्म था आफ्टर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, जो टर्म था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये पहली बार किसने इसका जन्म दिया, इसे पहली बार किसने यूज किया गया, वो था क्रिस्टोफर हुड ने। उसने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था ए पब्लिक मैनेजमेंट ऑफ ऑल सीजन इन 1991। ठीक है, तो पहली बार इस टर्मिनोलॉजी को इसने इन्वेंट करके इसको यूज किया गया, लेकिन री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट लगभग 91 और 90s के बाद आई थी ये, तो इन दोनों ने इस चीज को एक अच्छे से एलिबरेटिव वे में प्रयोग में लाया गया। तो उसके बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है उसको विभिन्न नामों से बुलाया जाने लगा। एक नया कॉन्सेप्ट, अलग अलग जो स्कॉलर थे उसको अलग अलग नाम से बुलाते थे। जैसे पोलिट ने इसको बोला कि मैनेजरलिज्म, कि मैनेजर के हिसाब से किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलना, या एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, ओसबॉर्न और गेबलर ने बोला, या मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लैन एंड रोजनब्लॉम ने बोला, या थर्ड वे, तीसरे प्रकार का रास्ता बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये गन ने बोला। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कि बोला, आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 90s में आई है, तो ये 90s या 91 के, लेकिन सबसे टाइम में आई है। लेकिन सबसे पहले जो इस कॉन्सेप्ट का यूज क्रिस्टोफर हुड ने किया, और जो अच्छे से या इलेबोरेटिव वे में इसको बताया कि एक्चुअल में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है क्या, ये तब, लेकिन तब हुआ जब री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट एक किताब आती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम करते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट या मीनिंग क्या है। तो इससे पहले थोड़ा सा इसके दो कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट ने या जिस थ्योरी ने एनपीएम को जन्म दिया उसके बारे में जानते हैं। ब्रिटेन में एक थ्योरी आई और यूएसए में भी एक थ्योरी आई, जो दोनों थ्योरी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को अचीव करने का प्रयास करते हैं। थैचरिज्म जो कॉन्सेप्ट आया वो ब्रिटेन में है, और जिसको एडवोकेट किया, जिसको स्टार्ट किया गया मार्गरेट थैचर ने, जो वहाँ की एक प्रेसिडेंट थी। उसके बाद रीगनिज्म रोनाल्ड रीगन ने स्टार्ट किया यूएसए में, तो वो भी प्रेसिडेंट थे। तो इन दोनों थीरीज का मेन काम क्या था कि एक हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में एक नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है, एक न्यू लिबरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है, जो कि एक पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम के आधार पे काम करे। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि इट मेक्स सिंथेसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम नाम दे सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का। कहने का पीपीपी भी बोलते हैं इसको। कहने का अर्थ है जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसको अब कंबाइन करना है। अब हमने जो सरकार का काम करने का तरीका या उसका जो भार है उसको कम करना है, उसको कोलैबोरेट करना है प्राइवेट के साथ। जो प्राइवेट का काम करने का तरीका, उनका जो मैनेजमेंट स्किल है, उन दोनों को इकट्ठा करना है। और अब हमने इन दोनों की पार्टनरशिप के बाद ये देखना है कि जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली फोकस करता है दो सब्जेक्ट मैटर पे या दो क्वेश्चन पे, जिसको बोलते हैं व्हाट एंड व्हाई। व्हाट का मतलब क्या, कि एक किसी भी देश में कोई सरकार बनती है, जब लोग अपने लोगों को चुन के आगे भेजते हैं, या वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है या प्रशासन सिस्टम होता है, तो उनका मेन काम होता है क्या, कि किसी भी देश में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्यों। अब वो चीजें क्या क्या है और क्यों होनी चाहिए या किस प्रकार से होनी चाहिए, ये क्वेश्चन होता है। अब क्या होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, ये क्वेश्चन दोनों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। लेकिन क्या और क्यों के बीच में नेक्स्ट बात जब आ जाती है कि ये तो होना चाहिए और इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन अब बात ये आती है कि उसको करना कैसे है, हाउ। और हाउ जो हमने ड्राइव किया है, ये लाया प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से। देखो, आपको पता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, लेकिन करना कैसे है। जो मैनेजमेंट स्किल है उसको कैसे करना है, वो हमने ड्राइव किया है, वो हमने लाया। वो स्किल कहाँ से लाए, वो लाई है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहने का अर्थ है कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच में एक पार्टनरशिप लाना, एक कोलैबोरेशन करना, एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, जिसको बोलते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जिसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, या बोल सकते हैं इसको पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, जो एनपीएम का मेन 3 एम्स है या 3 चीजों पर मेन जोर देता है। पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मेनली 3 चीजों पे जोर देता है। पहली बात है इकोनॉमी पे, कि अर्थव्यवस्था। देखो, अब मैंने बोला था कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट ओरिएंटेशन, कि प्रॉफिट कमाना है, कम लेस इनपुट करना है। इसी प्रकार से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी प्रॉफिट के साथ साथ वो होता है कि हमने वेलफेयर भी करना है, लेकिन हमेशा वेलफेयर
के साथ-साथ अगर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वो अच्छा नहीं है, तो हमेशा आपको लॉस में ही डालेगा, वो आपको प्रॉफ़िट नहीं लाएगा, वो अच्छे से गतिशील नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने दोनों का पार्टनरशिप करने के बाद हमने इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को भी देखना है, लोगों का कल्याण भी करना है, लेकिन हमने प्रॉफ़िट भी रखना है। और इकोनॉमी और प्रॉफ़िट या अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हम तब भी हो सकती है जब हमारे पास काम करने में दक्षता होगी, एफिशिएंसी होगी। और एफिशिएंसी के बाद नेक्स्ट काम आता है कि इफेक्टिवनेस। अब कहने का अर्थ था कि आपने किसी पॉलिसी को चलाया और चलाने के बाद उसको पैसा भी कम खर्च हुआ, उससे आपको प्रोडक्शन भी हुआ, उससे आपको रिजल्ट्स भी अच्छा है, लेकिन जिनके लिए बनाई गई थी, क्या वो पॉलिसी उन पर प्रभाव डाला उसने कुछ, या उन पे कुछ इफेक्ट किया, या उनको जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिला कि नहीं मिला, उनका स्तर आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो है ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है कि आपने प्रॉफिट को भी देखना है, लोगों को कल्याण को भी देखना है, काम करने के तरीकों को बदलाव करना है, जो प्राइवेट सिस्टम है उसको मर्ज कर देना है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि आपका जो कल्याण भी और प्रॉफिट भी दोनों साथ में चलता रहे। तो अब इसके कुछ गोल हैं, नेचर हैं, जो अलग-अलग स्कॉलर्स और ऑथर ने बताए हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे कि मेन जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या जो न्यू सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसके गोल्स क्या हैं? जैसे अकॉर्डिंग टू ओसबोर्न और गेबलर के अनुसार जो यहाँ पे गोल दिए हैं, उसने 10 गोल दिए हैं कि इस प्रकार से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इस प्रकार से होता है, तो वो एक अच्छे से काम कर सकता है, या उसको हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं। पहला है कि जो हमारा सरकार सिस्टम है, जब आप पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम को बनाते हैं, उन दोनों का कोलैबोरेशन करते हैं, उन दोनों का पार्टनरशिप करते हैं, तो वो सरकार जो होनी चाहिए कैटलिक। कैटलिक का मतलब होता है कि सरकार की काम करने में तेजी, उसके जो प्रोसेस हो सेवाएं पहुंचाने में और फीडबैक देने में, वो तेज होना चाहिए, प्रक्रिया में तेजी होनी चाहिए। अगर उस प्रकार से सरकार है, लोगों की शिकायतों को जल्दी से सुन रही है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, तो दैट गवर्नमेंट वी कॉल एज ए कैटलिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट। कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट का मतलब है कि देखो, कहने का अर्थ है तो हम तो बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे देश में, हम अपने लोगों को चुन के भेजते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन तब भी जिन लोगों के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की जो सेवाएँ, जो मुख्य सेवाएँ चाहिए, वो भी नहीं मिल पाती है। वो इसलिए क्योंकि जो सरकार जब बन जाती है, वो जिस प्रकार की कम्युनिटी को जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, जो बेसिक फैसिलिटी है, उस पे ध्यान नहीं देकर किसी और चीज़ पे ही उलझी रहती है। तो कम्युनिटी के हिसाब से सरकार को काम करना पड़ेगा, लोगों के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तब बोलेंगे उसे कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट। उसके बाद कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट। कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट देखिए, जिस प्रकार से प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्पीट करती है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से अच्छी सेवाएँ देनी है, क्वालिटी में सुधार करना है, कम पैसा यूज़ करना और प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है। तो इस प्रकार की स्पिरिट जो है, इस प्रकार का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लाने होंगे। ये इसका एक गोल था। उसके बाद मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट में कहने का अर्थ है कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, गोल के हिसाब से, बिना मिशन के कोई भी काम को नहीं करना, किसी प्लानिंग को नहीं चलाना, किसी स्कीम को नहीं चलाना। जब तक आपका मिशन नहीं होगा, आपका काम करने का आपका टारगेट्स नहीं होंगे, तो आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। आप ना तो एफिशिएंसी बढ़ाएँगे, ना ही लोगों को अच्छे से सेवा देंगे। नेक्स्ट, जब आपने मिशन बनाया, तो आपका काम जो कैसा होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड। आपको पता है कि हमने इस साल जो लिटरेसी रेट है या हेल्थ फैसिलिटी है 10% बढ़ानी है, अगले साल 15-20। तो हर साल आपका स्टेप बाय स्टेप आपका एक टारगेट होना चाहिए, और उस रिजल्ट को, उस टारगेट को आपने पाते रहना है। नेक्स्ट आ गया कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट की। सेम जैसे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो एक पूरी कम्युनिटी के हिसाब से जब आप काम करते हो, तो उसके बाद आप प्रत्येक कस्टमर के हिसाब से काम करते हो कि एक कम्युनिटी के अंदर किस कस्टमर को किस प्रकार की आवश्यकता है, किस प्रकार का सेवाएँ की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ों को आप जब फ़ोकस करते हो, तो आपकी जो गवर्नमेंट वो बनती है कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट। उसके बाद एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट का मतलब है बिज़नेस गवर्नमेंट, जो सिर्फ़ कल्याणकारी है, वेलफेयर पे ध्यान न दे। वेलफेयर ध्यान देने के बाद उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि किस प्रकार से आप प्रॉफ़िट कमा सकें, किस प्रकार से अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकें। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी जो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो फ्यूचर स्टिक हो, जो फ्यूचर को देखते रहे कि फ्यूचर में किस चीज़ को, किस इनिशिएटिव को लेकर हम अच्छे बढ़ सकते हैं, इसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, इससे हमारी जो देश है किस प्रकार से प्रगति की ओर बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से भविष्य को देखते हुए जो सरकार होती है, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ गया जी आपका डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। विकेंद्रीकृत सरकार का मतलब, जैसे कि हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, 73rd और 74th अमेंडमेंट हमने किया अपने पॉलिटिकल सिस्टम में। हमने पहले सिर्फ सेंट्रल सिस्टम, जिसमें एमपीज को हम भेजते थे अपने चुन के अपने डेमोक्रेसी के अंदर, उसके बाद स्टेट में एमएलए को भेजते थे, उसके बाद हमने लोकल गवर्नमेंट के लिए हमने रूरल
गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट क्रिएट की, जिसको बोलते हैं पंचायत राज रूरल के लिए और अर्बन के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को हमने तोड़ना पड़ेगा, हमें उनका जो सिस्टम है उसको विकेंद्रीकृत करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी लोगों को सेवाएं मिल पड़ेगी। उसके बाद मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट। मार्केट ओरिएंटेड मतलब कहने का अर्थ है क्या मार्केट में किस चीज की किस प्रोडक्ट की डिमांड है, किस सेवा की डिमांड है। जब आप उस प्रकार से देखते हो, मार्केट के लोगों के हिसाब से देखते हो, तो उससे आपकी प्रॉफिट की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जो आपका सरकार का काम करने का तरीका बढ़ जाता है। तो इस सिस्टम को पूरे को बोलेंगे हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की एक पार्टनरशिप हो जाती है। आज के टाइम में आपने देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट के पार्टनरशिप के आधार पे चल रहे हैं, जैसे कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना, कोई रोड बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो ये कॉन्सेप्ट किसके आधार पे चल रहे हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के आधार पे। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नई नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे, और अपने फ्रेंड्स और जितने भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ जानना चाहते हैं, तो उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड जरूर कीजिए। धन्यवाद।